Hello students, myself Manoj Kumar Sharma, Assistant Professor पोद्दार मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वाटिका। विद्यार्थियों, आज हम क्योविट्सकी के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, वो हम व्यक्ति इस संदर्भ में जानकारी रखते हैं, तो आइए सबसे पहले उनसे आपका परिचय करवाते हैं। प्रस्तुत तस्वीर आपके सामने लेव योगेट्स्की की है। लेव गेट्स्की का जन्म 17 नवंबर 1896 में रशिया में हुआ था। ये विज्ञान के बहुत बड़े लेखक रहे और मनोविज्ञान के बहुत ज्ञाता रहे हैं। इन्होंने अपने जीवन में बहुत उपलब्धियां हासिल की और बहुत ही कम आयु में इनका निधन भी हो गया था। लेकिन इनकी उपलब्धियां जो है उनके बारे में हम बात करेंगे कि इसमें कम आयु में इनकी क्या क्या उपलब्धियां रही। आइए विद्यार्थियों, सबसे पहले तो इन्होंने लगभग 270 विज्ञान से संबंधित लेख लिखे, जो जीव विज्ञान पे, रसायन विज्ञान पे आधारित थे। और इनके लेखों से विद्यार्थियों को काफ़ी लाभ हुआ, वो लाभान्वित हुए, उनको जानकारी हासिल हुई, ज्ञान हुआ। नंबर 2, कई बार विज्ञान एवं मनोविज्ञान के संदर्भ में व्याख्यान दिए। ये मनोविज्ञान के भी बहुत बड़े ज्ञाता थे और इस संदर्भ में भी काफ़ी जानकारी इनको थी। इन्होंने बहुत व्याख्यान दिए। व्याख्यानों के माध्यम से इन्होंने मनोविज्ञान के अपने संचित ज्ञान को लोगों के समक्ष रखा। नंबर 3, पुस्तकों का लेखन किया। बहुत सी पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई हैं। जिनकी पुस्तकों का लेखन, ऐसी पुस्तकों का लेखन किया है जो वास्तव में जो हमारे पाठ्य पुस्तकों में उस समय प्रचलित थी, और जो वहाँ वर्तमान में विद्वान थे वो बहुत सहमत थे इनके द्वारा लिखे गए पुस्तकों से और लेखन से। इसके बाद निर्मितवाद, सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया। अब विद्यार्थियों, सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया था। नंबर 5, मनोविज्ञान पर आधारित कई पुस्तकों का लेखन किया, जैसे मनोविज्ञान के प्रयोगों पर या मनोविज्ञान के अधिगम सिद्धांतों के आधार पर, सामाजिकता के नियम के आधार पर इन्होंने कई पुस्तकों का लेखन किया। सहभागिता का नियम दिया था और सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत इनके द्वारा ही दिया गया है, जिसको कि कल्चर थ्योरी ऑफ तो योगेट्स्की कहते हैं। इन्होंने ही हमें बताया था कि ये विज्ञान के विद्यार्थी होते हुए भी, विज्ञान के लेखक होते हुए भी संस्कृति और सामाजिकता के काफ़ी नज़दीक रहे। इन्होंने हमें विभिन्न तरह से सामाजिक और संस्कृति, जो भारत की अद्भुत संस्कृति है, उसके संदर्भ में विद्यार्थियों को अधिक से अधिक ज्ञान देने की कोशिश की। और इनका ये ध्येय था कि विद्यार्थी अपने लक्ष्यों की निश्चित रूप से प्राप्ति करे। इसके बाद इनका योगदान रहा, तो योगदान इनका हम 4 भागों में इसका विभाजन किया गया है। और 4 भाग कौन कौन से हैं? पहला तो है सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत। सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया था। इनके अनुसार सामाजिक प्रक्रिया अधिगम का केंद्र बिंदु होती है, अर्थात किसी प्रकार की सामाजिक गतिविधियां या सामुदायिक गतिविधियां वो हमें अधिगम करवाती हैं। यानी कि अधिगम में सामाजिक कारक जैसे संस्कृति है, जब एक दूसरे से मिलते हैं, एक राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य से मिलता है, जैसे दक्षिणी भारत का कोई व्यक्ति पूर्वांचल में रहने वाले व्यक्ति से मिलता है और पूर्वांचल में रहने वाला व्यक्ति को उत्तरांचल में रहने वाले व्यक्ति से मिलता है, तो ये एक दूसरे के बारे में जानने में बड़े उत्सुक होते हैं। ये एक दूसरे का सम्मान करना सीखें, एक दूसरे की संस्कृति को ये सम्मानित करें। इनका ये मानना था कि भाषा, संस्कृति, संबंध और संगी साथी,
इनका अंतःक्रिया पर, हमारी भावनाओं पर, हमारी मानसिक स्थिति पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इसके बाद दूसरा है ज्ञानात्मक विकास। जीन पियाजे के विपरीत वियोगेट्स्की का विचार है कि ज्ञानात्मक विकास में समाज के बड़े लोग अपने से छोटे को उदाहरण निर्मित कर मदद द्वारा अहम भूमिका अदा करते हैं, क्योंकि अनुभव उनके पास होता है। ये कहा जाता है कि एक्सपीरियंस बेटर देन नॉलेज, ज्ञान से बड़ा अनुभव होता है। अनुभव के आधार पर वो सही और गलत की पहचान करवाने की कोशिश करता है। यदि परिवार का कोई सदस्य हो, विद्यालय में शिक्षक कोशिश करता है कि कोई विद्यार्थी अगर गलत जा रहा हो, गलत दिशा में जाने का प्रयास कर रहा हो, तो उसको रोकने की कोशिश वो करता है। इस प्रकार से उनमें ज्ञान का विकास करते हैं। अल्प आयु में अधिक ज्ञान का सृजन करना एक अद्भुत कला होती है, एक कौशल होती है। अब आगे है सामीप्य अधिगम। सामीप्य अधिगम का तात्पर्य है कि व्यक्ति या जो बालक हैं, कक्षा में इस प्रकार का व्यवहार उनका रहना चाहिए, वो एक दूसरे विद्यार्थी आपस में समीप में रहे, एक दूसरे का सहयोग करें। परिवार में यदि हैं तो परिवार के सदस्यों से समीप रहें, उनके दिशा निर्देशों का पालन करें। अगर समाज में है तो सामाजिक व्यक्तियों और समुदाय द्वारा किए गए कार्यों का पालन, उनके द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करें और नए ज्ञान का सृजन करने की कोशिश करें। फिर चौथा है समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान का तात्पर्य है कि कई बार अध्ययन में छोटी छोटी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कि विषय का नहीं समझ पाना। इसके अलावा विद्यार्थी की मानसिक और शारीरिक दो प्रकार की समस्याएं होती है। शिक्षक का धर्म होता है कि उन स्थितियों को समझकर बालक की सहायता करते हुए उनका अधिगम करवाएं। वियोगेट्स्की का मानना था कि यदि परिवार जीवन की प्रथम पाठशाला है तो फिर शिक्षक वह द्वितीय माँ है जो एक विद्यार्थी की समस्याओं का निदान करने में सक्षम है। शारीरिक समस्याएं कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि श्रव्य, वो ठीक ढंग से सुन नहीं पाता है। दृश्य, वो ठीक ढंग से देख नहीं पाता है। पीछे बैठने वाले विद्यार्थी जो ब्लैक बोर्ड को ठीक ढंग से नहीं देख पाते हैं। शारीरिक विकृति के शिकार विद्यार्थी होते हैं। मानसिक विकृतियों के शिकार विद्यार्थी होते हैं। स्लो लर्नर्स होते हैं जो बहुत ही बार बार ज्ञान देने पर भी नहीं समझ पाते हैं। समझने कुछ कठिन विषयों को महसूस करते हैं, जैसे गणित है, विज्ञान है, अंग्रेजी है। इन विषयों से उनको डर लगता है, सब्जेक्ट फोबिया होता है। इस प्रकार की समस्याएं जब बालक के सामने प्रस्तुत होती हैं तो उनका समस्याओं का समाधान किया जाए। यदि समस्या विद्यालय स्तर की है तो शिक्षक की जिम्मेदारी है कि समस्या का समाधान करे। यदि परिवार में किसी प्रकार की पारिवारिक समस्या है तो परिवार के मुखिया की जिम्मेदारी होती है कि वो किसी प्रकार से उनकी समस्या का समाधान करें। और अगर सामाजिक समस्या है तो समुदाय या उनके विशिष्ट व्यक्ति उन समस्याओं को समक्ष रखने पर उनको दूर करने का प्रयास करें। तो इस प्रकार से इन्होंने ये दिशा निर्देश दिए और बात भी किया कि समस्या का समाधान निरंतर किया जाना चाहिए। अब है वियोगेट्स्की द्वारा मानसिक क्रियाएं भी दी गई। मानसिक क्रियाएं प्रबल होती हैं और ये किसी भी अधिगम में प्रभावी होती हैं। सबसे पहला होता है विद्यार्थियों, सबसे पहला होता है अवधान। अवधान का तात्पर्य, अवधान किसे कहा जाता है पहले समझते हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि व्यक्ति द्वारा संवेदनाओं अथवा मानसिक शक्तियों को किसी उद्दीपक अथवा उद्दीपकों पर केंद्रित करने से होता है। यानी हम शिक्षक के द्वारा पढ़ाए गए ज्ञान को हम ध्यान से अधिगम करें। उस समय कक्षा में हमारा ध्यान है या नहीं है, ये कोशिश करें कि जो हमें पढ़ाया जा रहा है, अध्ययन करवाया जा रहा है, तो ये विद्यार्थी की जो प्रेरणा का स्रोत है कि उस समय
विद्यार्थी का धर्म है कि वह पूरा शिक्षक का अधिगम में साथ दें और दूसरे विद्यार्थियों को भी इस प्रकार से प्रेरित करें। इस प्रकार में दूसरा इसमें आता है कि संवेदना, किसी भी वेदना, दर्द, दुख को देखकर स्वयं भी महसूस करना। एक बालक है स्थिति में, एक परिवार का कोई सदस्य है दूसरी स्थिति में, तकलीफ में, कोई समाज का व्यक्ति है वो समस्याग्रस्त और तकलीफ में, उसकी समस्या को देखकर, उसके दुख को देखकर हम भी इतने संवेदनशील हो जाते हैं कई बार कि हम उसकी पूरी मदद करने की कोशिश करते हैं। पूर्णता में अर्थ वेदना और ये संवेदना स्थायी नहीं होती है। ये संवेदना समय समय पर आती है, जिस प्रकार की परिस्थिति होती है उसी प्रकार की ये संवेदनाएं प्रकट होती हैं। संवेग व्यक्ति के शरीर के निवास करते हैं और वह परिस्थिति के अनुकूल व्यवहार के ढंग से उपस्थित होने की क्रिया करते हैं। इस प्रकार से स्मृति स्मरण या स्मृति चिंतन है जिसके द्वारा हम अतीत के अनुभव के शिक्षण को वर्तमान में चेतना में लाते हैं। पहले सीखे गए ज्ञान को, गत कक्षाओं में सीखे गए ज्ञान को, कक्षा 6, 7, 8 में सीखे गए ज्ञान को हम 9वीं क्लास में जब कोई हमें शिक्षक पूछता है, जब हमें कोई विद्यार्थी पूछता है तो हम उसका उत्तर स्पष्ट रूप से और सरल रूप से आसानी से दे पाते हैं, क्योंकि हमारी स्मृति थी, वो उत्तर हमारी स्मृति में था। तो इस प्रकार से कोशिश किया जाना चाहिए कि जो है हमारी स्मृति को प्रबल बनाने की कोशिश हमें करनी चाहिए। कुछ बातें परमानेंट मेमोरी में रखनी चाहिए, कुछ टेम्परेरी मेमोरी में रखनी चाहिए। तो स्थायी स्मृति में ज्ञान और अधिगम को रखा जाता है। अब है प्रत्यक्षकरण। प्रत्यक्षकरण का तात्पर्य होता है कि संवेदनाओं की मानसिक व्याख्या करना प्रत्यक्षकरण कहलाता है, अर्थात वातावरण से प्राप्त होने वाली उत्तेजनाओं का तात्कालिक ज्ञान देने वाली मानसिक प्रक्रियाएं जो होती हैं उनको हम प्रत्यक्षकरण कहते हैं। वर्तमान में उस समय किस प्रकार की स्थितियाँ, किस प्रकार की ज्ञान देने की परिस्थितियाँ हैं, वो परिस्थितियाँ ही महत्वपूर्ण होती हैं और उन्हीं के आधार पर हम कार्य करते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। अगले अधिगम सिद्धांत के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।